नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। अब सवाल ये होगा कि फिर जीत कौन रहा है, और दूसरा ये कि अभी दूसरे चरण का मतदान तो बचा हुआ है और उसके पहले कैसे इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। इसमें एक चीज और जोड़ी जाएगी, खासतौर से मत प्रतिशत के लिहाज से, क्योंकि अगर आप बिहार का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो 90 से लेकर और 90, 95 और 2000 यानी 3 बार जो है वो लालू की सरकार बनी। 15 साल वो वहां रहे और इन तीनों बार में जो वहां मत प्रतिशत रहा है वो 60% से ऊपर रहा है। वो चाहे 90 रहा हो, चाहे 95 रहा हो और चाहे 2000 का विधानसभा चुनाव बिहार का रहा हो। और यही वजह है कि जब इस बार 60, 62 या आप कहें कि 64% गया, यानी कुल मिलाकर 60 से ऊपर गया, तो महागठबंधन को यह लगा, खासतौर से राजद को यह लगा कि नहीं, अब हम सरकार बना रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि एक तरह का उत्साह भी उनके लोगों में देखा गया, जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं उनमें देखा गया, और उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग इस बार लगता है कुछ बेहतर कर ले जाएंगे। लेकिन वाकई में ऐसा होने नहीं जा रहा है, बावजूद इसके कि मत प्रतिशत बहुत बढ़ा है। लेकिन यह बढ़ा हुआ मत प्रतिशत राजद के पक्ष में नहीं, आप कहें कि गया है। इस तरह की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और उस संभावना के मजबूत आधार है जिस पर मैं एक एक करके बात करूंगा। फिर यह आऊंगा कि फिर जीत कौन रहा है। और बड़ी चीज यह है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई में चमत्कार करने जा रहे हैं, यह तमाम प्रश्न है। लेकिन पहले तेजस्वी क्यों नहीं बन रहे हैं या वो क्यों हार रहे हैं। देखिए, 3 चीजें साफ तौर पर दिखाई दी हैं महागठबंधन के भीतर। वो कई बार कहा जा रहा है कि देखिए, महागठबंधन की लड़ाई तो दिखाई दे रही है लेकिन एनडीए की नहीं दिखाई दे रही है। उससे बड़ी बात यह है कि दिखाई देना और एक दूसरे के खिलाफ वोट करना, यह बड़ी चीज है। और यही राजद में, या मैं कहूं कि महागठबंधन में हो रहा है। मुकेश सहनी नाराज है, हालांकि उधर से आया है कि नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, और वो लोग जो भाजपा समर्थक है वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिर उसमें एक सवाल यह भी उठता है कि फिर संतोष सहनी को जबरदस्ती सीट क्यों छोड़नी पड़ गई, ये बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है, उस सवाल ने उस समाज को नाराज कर दिया है जिस समाज की नुमाइंदगी जो है वो मुकेश सहनी करते हैं। कुछ एक लोगों का यह भी दावा है कि सहनी जो हैं वो भाजपा के एक बड़े नेता के संपर्क में है। कौन है मालूम नहीं, लेकिन अपने साक्षात्कार में मुकेश सहनी ये सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अमित शाह है जो उनको राजनीति में लेके आए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो संपर्क में चले गए हों, लेकिन ये कयास है, हम उस कयास पर नहीं जाते हैं। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में जो सहनी का समाज है वो लगता नहीं है कि उतना खुश है जो कुछ चल रहा है वहां पर उसे लेकर। एक बात तो वो पूरा महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है, कह पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, क्या मुकेश सहनी के साथ राजद के लोग उसी तरह से लगे हुए हैं जिस तरह से वो राजद के उम्मीदवार को जिताने में लगते हैं। इसे लेकर भी पूरा संशय जाहिर किया जा रहा है कि कई एक सीटें हैं जहां सब करें, इनको देख, इनको जैसे करना हो करें। अब अगर यह परिस्थिति है तो 15 सीट पर वो लड़ रहे हैं, तो 15 में वो गई, और फिर जो जमीन पर है कि परस्पर सामंजस्य नहीं है तो वो गया। तो एक तरह से आप कहें कि जो समाज तेजस्वी सोच रहे थे कि जुड़ेगा, वो जुड़ तो नहीं रहा है। तो यानी वो जो 2.5% वोट वो ये मानकर चल रहे थे कि डिप्टी सीएम वगैरह बना देंगे, वो मिल जाएगा, उसकी संभावना नगण्य दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ओवैसी ने एक बड़ा भारी कॉइन उछाला है कि 2.5% के फेरे में 18% को इग्नोर किया गया। अब 2.5% कौन है? निषाद समाज, और 18% कौन है? मुस्लिम समाज। और दूसरा चरण जो है
उस दूसरे चरण में ही सीमांचल का इलाका आ रहा है। अब अगर यह सिक्का चला जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है, और वो इसलिए भी क्योंकि यही वो इलाका है जिसने पिछली बार तेजस्वी को कुर्सी से दूर कर दिया था, और अब की बार उस इलाके में अगर ये बात लोगों को समझा पाने में ओवैसी कामयाब हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पिछली बार ओवैसी वहां 5 जीते थे, इस बार वो संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो ये बात सीधी कह रहे हैं ना कि भैया उनको तो डिप्टी बना दिया, हमारे लोग क्या करने के लिए। ये बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं। दूसरा जो इनके लिए आप एक तरह से कहें कि बुरा सपना साबित होने जा रहा, नाइटमेयर जिसे कहते हैं महागठबंधन के लिए, वो है कांग्रेस। कांग्रेस वही गलती की है जो उसने महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र में क्या गलती हुई थी? उद्धव ठाकरे से भिड़े हुए थे सीट को लेकर। यही चीज राजद के साथ यहां भिड़े हुए थे ये कि हमको इतनी सीट चाहिए, उतनी सीट चाहिए। इसकी वजह से देखिए ऊपर नेता कुछ भी मिले हो, लेकिन नीचे जो है वो उस तरह की कड़वाहट बनी हुई है। और देखिए नीचे मेल जोल का आलम यह है कि चुनाव से पहले की बात है ना, इन्हीं के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम रखा था और राजद के लोग नहीं गए थे। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जिस तरह से व्यवहार किया, वो व्यवहार भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। किसको? महागठबंधन को। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं महागठबंधन में राजद के बाद कांग्रेस। अब मुश्किल कहा जा रहा है कि 5, 6, 7 सीट जीत पाएंगे वो। तो ऐसी स्थिति में कहां से तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि 140-42 जो वो लड़ रहे हैं उसमें वो 120 जीतने जा रहे हैं। बहुत आप कहें उड़कर जो है दोनों अगर मिला लीजिए तो उसमें 50-60 सीट पाएंगे, यानी पहले चरण और दूसरा चरण मिला लीजिए तो। अब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव के पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट था युवाओं वाला, वो टूट गया। युवाओं का एक चंक जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गया है। और जब आप प्रशांत किशोर फैक्टर की बात करते हैं तो वो फैक्टर यही है। उस फैक्टर ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो राजद है, तेजस्वी यादव है। और दूसरा जो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भाजपा को पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगर आप ये कहें कि जो भाजपा मानकर चल रही है कि उसको 80-85 सीट मिलेगी, वो नहीं लगता है कि इतनी सीट वो हासिल करने वाले हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर 2 ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, एक राजद और दूसरा भाजपा। जो सवर्ण वोट है वो थोड़ा सा छिटका है प्रशांत किशोर की तरफ, और इधर युवा जो है वो छिटका है, और ठीक छिटका है। सही मायने में अगर कोई गेन कर रहा है बिहार में चुनाव में इस बार तो वो है जदयू। और हो सकता है आप में से बहुत लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन जदयू बड़ा चमत्कार करने जा रही है इस चुनाव में। वो एक तरह से आप कहें कि जो महिलाओं वाला फैक्टर है वो तमाम सारी चीजें मिलकर, और एक जो 2020 में हुआ जदयू के साथ उसको भी जोड़ लीजिए, तो वो सब मिला जुला के जो है वो जदयू आप ये कहें कि सीट खूब हासिल कर रही है। ये मानकर चलिए कि जितनी सीटें भाजपा अपने लिए सोच रही है उसी के आसपास सीटें जो हैं वो जदयू को आने की संभावना सीधे दिखाई दे रही है। और भाजपा की जो भी सीटें कम होंगी उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो प्रशांत किशोर है। क्योंकि सवर्णों में कुछ जगह एक नाराजगी है, जिस नाराजगी का असर बीजेपी की सीटों पर पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी में खरमंडल मचा हुआ। देखिए उनका इंटरनल सर्वे तो बता रहा है कि वो लोग जो है 165-170 सीटें ला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वोट वगैरह हुआ है ना, और जिस तरह से कुछ चीजें इधर उधर हुई हैं, वो ये बता रही हैं
कि उस तरह का परफॉर्मेंस संभवतः भाजपा का नहीं होने जा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि जो सरकार है वो सरकार एनडीए की बन रही है, क्योंकि उसमें काफी सीटें जो है ये लोग हासिल कर रहे हैं मिलजुल कर। और उसमें जो आप एक तरह से कहें कि बड़ा गेनर है वो जदयू है, जो बड़ा लूजर आप जिसे कहें वो दो दल वहां होने वाले हैं, एक एलजेपी और दूसरा कांग्रेस। और राजद का कहें तो राजद का परफॉर्मेंस लगता नहीं है कि 2020 की तरह होगा, वो उससे कम जाएगी ऐसा मालूम पड़ता है। और जहां तक बात है कि मत प्रतिशत पिछली बार जब राजद की सरकार रही है मत प्रतिशत बढ़ा है, तो इस बार मत प्रतिशत बढ़ने का कारण पीके हैं, पीके के लिए भी लोग निकले हैं, तो इस वजह से मत प्रतिशत बढ़ा है। उसमें महागठबंधन या राजद अपने लिए जो फैक्टर देख रहा है वो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ फैक्टर है, क्योंकि देखिए पिछले 20 साल से तो मत प्रतिशत उसी के आसपास था। क्यों? क्योंकि यही दोनों दल थे। अगर राजद की सरकार बनानी होती तो इतना लग जाता। 2020 में तो सबसे ज्यादा आपका उफान था, उसमें तो लोग निकला नहीं। तो ये सब बेकार का तर्क है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार लोग जो निकला है वो राजद वाजद को लाने के लिए तो नहीं निकला है, वो प्रशांत किशोर में एक संभावना देख रहा है। इसलिए वो लोग जो नहीं निकला करते थे, इन दोनों गठबंधनों से एक तरह से कहें कि उनका मोह भंग था, वो लोग इस बार निकले हैं। तो वही जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा है, और ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है यही राजद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है भाजपा के साथ। लेकिन कुल मिलाकर सरकार जो है वो एनडीए की बन रही है, ये साफ नजर आ रहा है। चूंकि नीतीश का जो वोटर है वो कहीं गया नहीं है, वो किसी प्रशांत किशोर के पास नहीं गया है, वो जिसके जहां उसको जाना था वहीं गया है। तो कुल मिलाकर ये सिनेरियो नजर आ रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा।